हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 19 को, जिसने पूरे एओटी वर्ल्ड को ही हिलाकर रख दिया है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस होश उड़ा देने वाले एपिसोड को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है टू ब्रदर्स। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मेगाथ का शॉट लगने से बीस्ट टाइटन नीचे आ गिरता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। एरन ज़ीक से कांटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जॉ टाइटन एरन की टांग काट लेता है, जिससे गुस्सा होकर एरन जॉ टाइटन के हेड को बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे पोर्को की हालत बहुत बुरी हो जाती है। एरन ने पोर्को को मार ही डाला था कि अचानक उसे एक हेडशॉट आकर लगता है, जिसमें उसका एक हाथ भी अलग हो जाता है। हम देखते हैं पीक फिर से टाइटन बन गई थी और ये शॉट मेगाथ ने मारा था। मेगाथ कहता है कि अगला निशाना ज़ीक पर लगाओ, लेकिन तभी फ्लॉच की स्क्वाड कार्ड टाइटन पर अटैक कर देती है और कार्ड टाइटन उन्हें मारने लगती है। इधर आर्मिन कहता है कि हमें पहले कार्ड टाइटन से निपटना होगा, लेकिन मार्ली सेना के सोल्जर्स इन्हें आगे नहीं जाने दे रहे थे। मिकासा कहती है कि हमें पहले इन सोल्जर्स का कुछ करना होगा। तभी पिक्सिस अपनी गैरिसन रेजिमेंट के साथ सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। आर्मिन स्काउट से कहता है कि हम सीधा हमला नहीं कर सकते, हमें पीछे से घूमकर कार्ड टाइटन तक पहुंचना चाहिए। वहीं येलेना हेडक्वार्टर की छत पर बैठी हुई ये सब देख रही थी। इधर ज़ीक को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि एरन को राइनर ने पकड़ा हुआ है। राइनर जॉ टाइटन से कहता है कि उठ जाओ पोर्को, हिम्मत से काम लो। और ऐसा कहते हुए राइनर जॉ टाइटन को छूता है, जिससे उसकी एक मेमोरी पोर्को को दिखाई देती है, जिसमें मार्शल ने रिवील किया था कि उसने अपने भाई पोर्को की बुराई मिलिट्री में की थी, ताकि आर्मर टाइटन पोर्को के बदले राइनर को मिल जाए। मार्शल बस यही चाहता था कि उसका भाई पोर्को एक लंबी जिंदगी जिए। ये मेमोरी देख पोर्को की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर पीक और मेगाथ ये देख हैरान हो जाते हैं कि ज़ीक अभी भी जिंदा है और उठने की कोशिश कर रहा है। ज़ीक कहता है कि समय आ चुका है आखिरी दांव खेलने का, यानी कि टाइटन्स को बुलाने का। बीस्ट टाइटन चिल्लाने के लिए अपने मुंह में हवा भरता है और हम देखते हैं कि एरन उसे ऐसा करने से मना करता है और रुको बोलता है, लेकिन ज़ीक को कॉल्ट की आवाज सुनाई देती है, जो फॉल्को के साथ उसके पास ही खड़ा था। कॉल्ट ज़ीक से कहता है कि फॉल्को के अंदर भी तुम्हारा स्पाइनल फ्लूइड चला गया है, प्लीज चिल्लाना मत। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही बीस्ट टाइटन इनहेरेंट करने वाला था। भले ही तुमने हमें धोखा दिया हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम बच्चों को इन सब में नहीं घसीटोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम फॉल्को को यहाँ से दूर जाने दो, फिर तुम जो चाहे वो करो, जितने चाहे उतने मार्लियंस को मारो, एल्डियंस को मारो, बस मेरे भाई को जिंदा छोड़ दो। तभी गाबी भी एक हॉर्स पर बैठकर यहाँ आती है और फॉल्को को उस पर बैठकर यहाँ से भागने को बोलती है। ज़ीक को ये बात जानकर बहुत दुख होता है। वो कहता है कि कॉल्ट, एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना। और फिर ज़ीक अपनी टाइटन स्क्रीम में चिल्ला देता है। फॉल्को कॉल्ट से कहता है कि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन कॉल्ट फॉल्को को नहीं छोड़ता और बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं गाबी इनसे थोड़ा दूर थी और फिर हम देखते हैं कि फॉल्को, नाइल, पिक्सिस और वो सभी सोल्जर्स जिनके अंदर ज़ीक की वाइन गई थी, वो सब टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिससे शिगांशिना में सैकड़ों धमाके होते हैं। चारों तरफ टाइटन्स आ जाते हैं और मार्ली सोल्जर्स को खाने लगते हैं। फॉल्को भी एक माइंडलेस टाइटन में बदल गया था। ज़ीक उसे देखे बिना ऑर्डर देता है कि वो राइनर पर अटैक कर दे। फॉल्को ऐसा ही करता है। वहीं इधर गाबी देखती है कि फॉल्को के करीब होने से कॉल्ट की मौत हो गई है। इधर राइनर फॉल्को और एरन, जो कि अब कमजोर हो गए थे, दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो इन दोनों को अकेला नहीं संभाल सकता और वो फॉल्को को भी अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था। एरन किसी तरह आजाद होकर भागने लगता है, लेकिन राइनर फिर से उसका पैर पकड़कर उसे गिरा देता है। वहीं इधर फॉल्को का टाइटन राइनर की नेप खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नेप पर लगे आर्मर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। इधर मौका मिलते ही मेगाथ ज़ीक की गर्दन पे एक और कैनन से फायर करता है, जो कि इस बार उसकी गर्दन पे ही लगा था। मेगाथ बोलता है कि मुझे यकीन है इस बार ज़ीक नहीं बचा होगा। वहीं इधर फ्लॉच को छोड़कर उसके सभी येगारिस्ट कार्ड टाइटन के हाथों मारे गए थे। मेगाथ बोलता है
कि अब बारी है फाउंडिंग टाइटन की, हमें तुम्हारा सिर नहीं चाहिए, बस तुम्हारा स्पाइनल फ्लूइड चाहिए। लेकिन इससे पहले वो एरन को शूट करे, उन्हें एक थंडर स्पीयर आके लगता है जो आर्मिन ने चलाया था। ये लोग पीछे से घूमकर यहाँ तक पहुंचे हैं। आर्मिन कहता है कि शायद हमने देर कर दी है। मिकासा भी यहाँ आकर मेगाथ की स्क्वाड के सोल्जर्स को मार देती है। पीक उसे कहती है कि तुम लोगों ने काफी देर कर दी है, सब खत्म हुआ। इधर सब लोग ये देख हैरान थे कि ज़ीक मर चुका है, क्योंकि उसका बीस्ट टाइटन भाप बनकर उड़ने लगता है। राइनर सोचता है कि हमने अपना काम कर दिया, एरन अब फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। मैं अपनी नेप की हार्डनिंग कमजोर कर दूंगा, जिससे फॉल्को मुझे खाकर आर्मर टाइटन को इनहेरेंट कर लेगा। इससे फॉल्को की जान बच जाएगी। लेकिन अचानक ही फॉल्को राइनर को छोड़कर उसकी दूसरी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि पोर्को अपने जॉ टाइटन से बाहर आ गया था। पोर्को बोलता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि मेरी बॉडी खुद को हील कर सके, लेकिन मैं फालतू में नहीं मरने वाला हूँ। वो फॉल्को की तरफ भागने लगता है और फॉल्को भी राइनर को छोड़ पोर्को को खाने दौड़ता है। पोर्को बोलता है कि मैंने अपने भाई की मेमोरीज देखी हैं, उसने मिलिट्री को मूर्ख बनाकर तुम्हें आर्मर टाइटन बनाया मेरी जान बचाने के लिए। राइनर चिल्लाकर पोर्को से कहता है कि वो ऐसा ना करे। पोर्को बोलता है कि मुझे पता था, मैं हमेशा तुमसे बेहतर रहूंगा। और फिर फॉल्को का टाइटन पोर्को को उठाकर कच्चा चबा जाता है और पोर्को की भी मौत हो जाती है। इससे गुस्सा होकर राइनर एरन के मुंह के अंदर जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन एरन अपने अटैक टाइटन को हार्ड कर उसमें से बाहर निकल आता है और राइनर वहीं पे फंस जाता है। राइनर सोचता है कि एरन बीस्ट टाइटन की लाश की तरफ क्यों भाग रहा है, कहीं ज़ीक जिंदा तो नहीं। तो हाँ दोस्तों, ज़ीक अभी भी जिंदा है। उसने अपने टाइटन से बाहर आकर मरने का नाटक किया था, ठीक जैसा पीक ने पिछले एपिसोड में किया था। राइनर किसी तरह खुद को छुड़ाकर एरन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीन और कॉनी यहाँ आकर राइनर पर थंडर स्पीयर से अटैक कर देते हैं। ज़ीक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चिल्लाता है कि जल्दी करो एरन। और तभी एरन की नजर अपने साइड में जाती है, जहां गाबी कॉल्ट की उस एंटी टाइटन राइफल को लेकर बैठी हुई थी। मिकासा और आर्मिन पीक और मेगाथ के साथ उलझे हुए थे और गाबी एरन पर निशाना लगाकर फायर कर देती है, जो सीधा एरन की गर्दन पर जाकर लगता है। एरन का सिर अलग हो जाता है और उड़ता हुआ ज़ीक की तरफ जाता है। मिड इन्फो कार्ड में हमें ज़ीक की स्क्रीम के बारे में बताया गया है। एल्डियंस जिनके अंदर ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड डाला जाता है, वो ज़ीक की इस स्क्रीम से प्योर टाइटन्स में बदल जाते हैं। वो अपनी खुद की इच्छा शक्ति खो देते हैं और वही करते हैं जो ज़ीक उन्हें करने को बोलता है। इसके बाद हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जब एरन और ज़ीक मार्ली में मिले थे और ज़ीक ने एरन को अपना यूथेनाइजेशन का प्लान बताया था। एरन कहता है कि मैंने 4 साल पहले फादर की मेमोरीज देखी थी, जिसमें उसने रॉयल फैमिली और उनके बच्चों को कुचल दिया था। उस दिन फादर ऐसा नहीं करते तो फाउंडिंग टाइटन रॉयल फैमिली के पास ही होता और युद्ध ना करने की शपथ की वजह से वो फाउंडिंग टाइटन का यूज नहीं करते और वॉल्स के अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती। ज़ीक बोलता है तो तुम्हें लगता है फादर ने जो किया वो सही था? एरन कहता है कि फादर गलत थे। अगर कोई एल्डियन पैदा ही नहीं हुआ होता तो किसी को यह दर्द नहीं सहना पड़ता। दुनिया में पैदा ना होने से बड़ी मुक्ति कोई और नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, मैं इस 2000 साल पुराने टाइटन साम्राज्य को खत्म करूंगा और तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। एरन की बातें सुन ज़ीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एरन से कहता है कि काश मैं तुमसे हाथ मिला पाता, लेकिन अभी हमें एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। और ज़ीक एरन को तोहफे के रूप में अपनी बेसबॉल देता है और कहता है कि एरन हम सबको बचाने वाले हैं। लेकिन एरन उस बॉल को कैच नहीं कर पाता और बोलता है कि शायद हॉस्पिटल में रहने से मेरे हाथ पैर स्लो हो गए हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। टाइटन्स मार्ली सोल्जर्स को खा रहे थे और आर्मिन और मिकासा कार्ड टाइटन के साथ बिजी थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और गाबी ने गोली चलाकर एरन की गर्दन उड़ा दी थी, जो कि उड़ते हुए सीधा ज़ीक के हाथ में जाकर गिरती है। इसके बाद हमें ढेर सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। सबसे पहले हम छोटी मिकासा को देखते हैं, फिर राइनर, आर्मिन, फे, रॉयल फैमिली, लिवाई, साशा, कॉनी, फॉल्को, कोलोसल टाइटन, एक सोना जिसमें ज़ीक, लिवाई, जीन सब बैठकर स्टीम ले रहे थे, और फिर ग्रीशा और उसकी बेसमेंट की चाबी, फिर हिस्टोरिया, गॉथ मिकासा और नर्ड आर्मिन जिन्होंने आज के जमाने के कपड़े पहने हुए थे। इनके बारे में हम आखिर में बात करेंगे।
और एंड में हम उसी अनजान लड़की को देखते हैं। मेमोरीज यहीं खत्म हो जाती है और एरन खुद को एक अनोखी दुनिया में पाता है। ज़ीक एरन के पीछे ही बैठा हुआ था। हम देखते हैं कि ज़ीक के बाल काफी बढ़ चुके थे और उसे किसी ने जंजीरों में बांधा हुआ था। ज़ीक एरन को बताता है कि ये कोऑर्डिनेट है जहां सारे टाइटन्स के पाथ आकर मिलते हैं। रॉयल ब्लड और जो भी फाउंडिंग टाइटन का यूज करना चाहते हैं उन्हें पहले इस जगह आना पड़ता है। ज़ीक ये भी बताता है कि उसने एरन के जागने का सालों से इंतजार किया है। एरन पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, जिस पर ज़ीक कहता है कि समय इस जगह अलग तरह से चलता है। बाहरी दुनिया के कुछ सेकंड्स में यहाँ के कई साल बीत जाते हैं। गाबी ने तुम्हारी गर्दन उड़ा दी थी, लेकिन वो मेरे हाथ में आकर गिरी और तुम्हारी जान जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ ले आया। हमने ये कर लिया एरन, हमने फाउंडिंग टाइटन की पावर को अनलॉक कर दिया है। तभी एरन अपने पीछे उसी अनजान लड़की को देखता है। असल में यह लड़की और कोई नहीं बल्कि फाउंडर ईमिर है। वही ईमिर जो पहली टाइटन थी और उसके मरने के बाद उसकी शक्ति 9 टाइटन्स में बंट गई थी। ज़ीक बताता है कि एक बार इसने मेरा शरीर यहाँ की रेत से बनाया था और मुझे फिर से जिंदा किया था। मुझे लगता है कि सारे टाइटन्स ईमिर इसी जगह बनाती होगी, हमेशा अकेली रहकर। ज़ीक एरन से कहता है कि वो फाउंडर ईमिर को कमांड दे, समय आ गया है हमारा सपना पूरा करने का। एरन पूछता है कि तुम्हें चेन से क्यों बांधा गया है, जिस पर ज़ीक कहता है कि मैं यहाँ आजाद नहीं हूँ, राजा फ्रिट्स की युद्ध त्यागने की शपथ की वजह से। लेकिन जैसा मैंने सोचा तुम इस जगह में कहीं भी घूम सकते हो, सिर्फ तुम हो जो फाउंडर ईमिर को आदेश दे सकते हो। मिस्टर कसावर और अपना सपना पूरा करो एरन, दुनिया को बचा लो। लेकिन एरन को शांत खड़ा देख ज़ीक उसे फिर से कहता है कि सभी एल्डियंस की नसबंदी कर दो जिससे वो बच्चे ना पैदा कर पाए। मार्ली को रंबलिंग से तबाह करना बाद में भी हो सकता है। और अब आता है प्लॉट ट्विस्ट। एरन बोलता है कि सभी एल्डियंस की नसबंदी कर दूं? पागल समझा है क्या? मैं कभी इस घटिया प्लान को पूरा नहीं करूंगा, माफ करना भाई, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद एरन फाउंडर ईमिर के पास जाने लगता है। ज़ीक उसकी बातें सुन शॉक हो जाता है और बोलता है कि जब तक इस दुनिया में एल्डियंस रहेंगे यह तबाही जारी रहेगी, हम वही गलती बार बार करते रहेंगे। जवाब दो एरन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर एरन बोलता है क्योंकि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ था। इसके बाद एरन अपने हाथ आगे करते हुए कहता है कि फाउंडर ईमिर मुझे अपनी शक्ति दो। लेकिन ईमिर एरन को इग्नोर कर ज़ीक के पास जाती है और उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाती है। और अब आता है दूसरा प्लॉट ट्विस्ट। ज़ीक बोलता है कि मुझे लगा था एरन कि तुम मेरी बात समझोगे, लेकिन फादर ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया हुआ है। ज़ीक एक्सप्लेन करता है कि एरन का वेट करते हुए उसने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है। फाउंडर ईमिर यहाँ कुछ भी बना सकती है, इस नकली जंजीरों को भी, जिन्हें तोड़कर ज़ीक उठ खड़ा होता है और बोलता है कि वो पहले राजा की शपथ से दूषित हुए बिना यहाँ आया है, इसीलिए युद्ध त्यागने की शपथ उस पर लागू नहीं होती। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ज़ीक ने कभी फाउंडिंग टाइटन को इनहेरेंट नहीं किया, जिससे राजा फ्रिट्स की जो शपथ थी वो उस पर कभी लागू हुई ही नहीं। और फिर उसने फाउंडर ईमिर को ये सब बताकर उस शपथ को रद्द कर दिया है। भले ही फाउंडर ईमिर के पास बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन वो असल में रॉयल ब्लड की एक गुलाम है और वही करती है जो रॉयल ब्लड वाले लोग उसे करने को कहते हैं। मतलब फाउंडिंग टाइटन की पावर अब मेरे पास है, तुम सिर्फ उसे अनलॉक करने की एक चाबी थे एरन। ज़ीक एरन को जंजीरों से बांध देता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारे पिता का है। मेरे पास तो एक दूसरा पिता कसावर था जिसने मुझे बचा लिया, अब तुम्हें भी कोई चाहिए जो तुम्हें बचाए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा एरन, मैं फाउंडर की शक्ति का इस्तेमाल कर तुम्हें ठीक करूंगा और फिर दुनिया को बचाऊंगा। इतना कहकर ज़ीक अपना सिर एरन के सिर से टकरा देता है, जिससे कुछ होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे लिए तो ये एपिसोड सीजन 4 का बेस्ट एपिसोड है। मापा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस एपिसोड में सब कुछ काफी अच्छे से दिखाया गया है। इस एपिसोड में हमने कई कैरेक्टर्स को खो दिया है, खासकर कॉल्ट और पोर्को को। कॉल्ट अपने भाई के लिए मारा गया, वहीं पोर्को भी अपने भाई मार्शल की तरह राइनर को बचाने में मारा गया, लेकिन उसने फॉल्को की भी जान बचा ली। पोर्को ये जानते हुए मरा कि वो राइनर से बेटर था। और दोस्तों, इन दोनों की डेथ पर मेरे तो आंसू निकल आए थे। पोर्को को कई लोग हेट करते थे, लेकिन मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत पसंद था, जो अपने देश के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा था। वहीं गाबी का कैरेक्टर आर्क भी पूरा हो गया।
उसने कसम खाई थी कि वो एरन येगर को मार डालेगी और उसने ऐसा लगभग कर भी दिया था। साथ ही आज के एपिसोड में हमें सारे फसाद की जड़ फाउंडर ईमिर को भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब बात करते हैं गॉथ मिकासा, नर्ड आर्मिन और सोना वाले सीन की। तो ये सीन का असल में कोई मतलब नहीं है। इसायामा ने अपनी मांगा में मजाक के रूप में इस कैरेक्टर को डाला था, जो दोनों एक हाई स्कूल पैरोडी स्टोरी के पार्ट हैं, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और रही बात सोना वाले सीन की, तो वो एक मैगजीन का कवर था, तो इन सीन्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मापा ने ये सीन्स बस हमें छेड़ने के लिए एनीमे में डाल दिए हैं। आई होप कि ऐसी फैन सर्विस हमें आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, कहानी ने एक बहुत ही अलग मोड़ ले लिया है। अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। एरन पाथ्स में तो आ गया है, लेकिन फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज सिर्फ ज़ीक कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे ही झटके हमें मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते अटैक ऑन टाइटन के नए एपिसोड के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।